अरे अरे सांची, सक्षमा, कहाँ चली गई दोनों? मेरी बहू आ गई है, जल्दी से गृह प्रवेश की थाल लेकर आओ। भाभी आ गई। दीदी दीदी थाली लाओ, भाभी आ गई। अरे वाह, लाती हूँ। दोनों ननद जल्दी जल्दी से गृह प्रवेश का सामान लेकर आई और कमला ने अपने घर की पहली बहू का गृह प्रवेश किया। रश्मि बहू, अब से तू भी इस घर का हिस्सा बन चुकी है। मेरे बाद अब तू ही है जिसके ऊपर इस घर की जिम्मेदारियां रहेंगी। तू मेरी पहली बहू है, उम्मीद है कि तू सब कुछ अच्छे से ही संभालेगी। फिक्र ना करी माँ जी। अच्छा बहू, अब रात काफी हो गई है, सभी आराम करो। रश्मि का अच्छे से घर में स्वागत हुआ और फिर वो सभी आराम करने चले गए। ऐसे ही अगली सुबह रश्मि की पहली रसोई करवाई गई, जिसमें रश्मि ने सभी के दिलों पर अपना रंग जमा दिया। वाह भाभी, आज पता चला कि स्वाद किसका नाम है। क्या मतलब तेरा? अरे माँ, आप तो बुरा मान गई, मैं तो बस भाभी जी को मस्का लगा रहा था। ऐसे ही सारे घर में मजाक का माहौल था। सभी का मन नई और पहली बहू के आने से काफी खुश था, लेकिन ये खुशी कुछ ज्यादा दिन नहीं चली। रश्मि का ससुराल गरीब था और ऐसे में गरीबी और परेशानी उनकी जिंदगी से कैसे जा सकती थी। बहू, तूने डिब्बों में देखा? थोड़ा बहुत अनाज भी मिल जाए तो किसी तरह जुगाड़ से उसे पका लेंगे। माँ जी, पता होते हुए भी सारे डिब्बों में बार बार देख रही हूँ कि कहीं ऊपर वाला कोई चमत्कार ही कर दे, लेकिन अनाज के सभी डिब्बे खाली ही हैं। मेरी तो समझ नहीं आता कि आज हम क्या खाएंगे। बहू तो इस ससुराल की पहली बहू है। मैंने अपने बाद सिर्फ तुझे इस घर की ज्योति माना है। जानती हूँ, जब मैं बहू बनकर आई थी ना, तो भले ही हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने कभी भी अपने परिवार को भूखा नहीं सोने दिया। आज तेरी परीक्षा है। कमला ने ऐसे बोलकर रश्मि के ऊपर परिवार का पेट भरने की जिम्मेदारी रख दी। रश्मि परेशान हो गई और परेशानी में ही वो अपने दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। मैं क्या करूं? माँ जी ने तो सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपकर खुद को इस सबसे फ्री कर लिया है। भाभी, अरे ओ भाभी। आ रही हूँ। रश्मि को अभी चूल्हा जलाने की चिंता सता रही थी, लेकिन उसे अपनी ननद की बात सुनने के लिए अंदर जाना पड़ा। बोलो। भाभी देखो ना, आज मैं इस कमीज को पहनने वाली थी, लेकिन ये फट गई है, इसको सिल दो ना। अच्छा ठीक है, लाओ दो। रश्मि ने अपनी ननद की कमीज को सिला और फिर वो घर में चूल्हा जलाने का जुगाड़ सोचने लगी। सोचते सोचते उसे एक आइडिया आया। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं, जब हालात ही बस में नहीं है तो। रश्मि ऐसे बोलती हुई अपनी पड़ोसन के घर गई। सुनिए, कोई है? हाँ बोलो। अरे तुम तो कमला जी की पहली बहू रश्मि हो ना, क्या बात है? जी, वो क्या है ना कि मेरे पति और घर के सभी मर्द इस वक्त काम पर हैं और वो खर्चे के पैसे देकर जाना भूल गए, तो क्या आप मुझे 100 या 200 रुपए उधार दे सकती हैं? मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगी। रश्मि की बात पर पड़ोसन उसे घूरने लगी और फिर वो उससे बोली, ठीक है, तुम पहली बार मेरे घर आई हो तो मैं दे देती हूँ, यहीं रुको, मैं लाती हूँ। रश्मि को इस सब से काफी शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन परिवार की खातिर उसे जुगाड़ भी करना ही पड़ता है। रश्मि ने उस औरत से पैसे लिए और वो उन्हें लेकर बाजार गई, जहाँ से उसने कुछ जरूरी राशन खरीद लिया। घर में बिना किसी को बताए मैं बाजार आ गई हूँ, जल्दी से अब दोबारा घर लौटना होगा, नहीं तो माँ जी गुस्सा करेंगी। रश्मि ऐसे ही बोलते हुए घर लौट गई और उसने अपने घर जाते ही चूल्हा जलाया। रश्मि की मजबूरी थी जो उसे अपनी पड़ोसन के आगे हाथ झुकाने पड़े थे। शाम को जब उसका पति घर आया तो उसने अपनी पड़ोसन का उधार ही सबसे पहले अपने सर से उतारा, लेकिन ये जुगाड़ और मजबूरियां बस यहीं तक नहीं थी। 2-4 दिन बाद फिर से एक परेशानी आ खड़ी हुई। रश्मि की छत का थोड़ा सा छप्पर टूटकर उसकी सास के ऊपर आ गिरा। माँ जी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं ना? सत्यानाश हो इस छप्पर का। अरे मेरे ही ऊपर ये छत टूटनी थी, वो तो अच्छा हुआ कि भूसे का छप्पर था, नहीं तो आज मेरा राम नाम सत्य हो जाना था। आप भी ना माँ, कैसी बातें करती हो? मरे आपके दुश्मन। आपसे तो माँ, मैंने यहाँ चारपाई बिछाने को मना किया था, लेकिन आप नहीं मानी। अब देखिए ना, लग गई चोट। सक्षमा ने अपनी माँ को खूब डांटा। वहीं रश्मि भी थी, लेकिन वो किसी अलग ही सोच में थी। ये तो छत में बहुत बड़ा सुराख हो गया है, जो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अब मुझे इसका कोई जुगाड़ करना होगा। भाभी, रश्मि भाभी। हाँ बोलो। कहाँ गुम है? माँ जी की बाजू देखी छिल गई है, सरसों का तेल ले आइए। रश्मि ने अपनी सास की बाजू पर तेल लगाया और फिर वो अपनी सास से इजाजत लेकर बाजार आ गई। बाजार तो आ गई हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि अपनी छत को सही करने के लिए क्या खरीदूं। रश्मि की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बाजार से अगर बना बनाया छप्पर लेती तो वो भी बहुत महंगा था।
क्या कहा? आप घर की छत का छप्पर नाप से बना देते हो? लेकिन छोटे से छोटा भी 10,000 में बनता है। भाई साहब, ये कुछ ज्यादा नहीं है? मैडम, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, मेहनत का काम है, समझ आया? अकड़ते क्यों हो? अकड़ दिखानी मुझे भी आती है। आया बड़ा। अरे मैं अपना छप्पर खुद ही बना लूंगी। रश्मि ऐसे बोलकर एक जंगल में आई। अब वो जुगाड़ से खुद ही अपना छप्पर बनाने वाली थी। यहाँ तो आ गई हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। एक तो मैं भी ससुराल की पहली बहू हूँ और माँ जी का भी भरोसा नहीं तोड़ सकती हूँ। आखिर उन्होंने घर की बागडोर मुझे दी है। हे भगवान, बस बहुत हुई ये माथा पच्ची। अभी करती हूँ कुछ। छीन टपाक डम डम। अरे मैं भी ना जल्दी जल्दी से रश्मि पत्ते और लकड़ी ले घर जाकर फिर घर के काम भी संभालने हैं। लगता है ये गरीबी मुझे अपने आप से बात करना सिखा देगी। रश्मि ने जंगल से लकड़ियां और पत्ते ले लिए। अभी वो उन्हें लेकर लौट ही रही थी कि तभी उसे एक जामुन का पेड़ दिखाई दिया। यहाँ जंगल में जामुन भी है? एक काम करती हूँ, थोड़े से ले चलती हूँ। लेकिन मैं इसे तोड़ूंगी कैसे? आइडिया। जैसे मैं पहले बचपन में गुलेल से आम वगैरह तोड़ा करती थी, इस तरीके से जामुन भी तोड़ सकती हूँ। वैसे भी राशन ज्यादा नहीं है, कुछ अच्छा ना सही थोड़े से जामुन भी खा लेंगे। रश्मि ने ऐसे बोलकर अपनी लकड़ियों को नीचे रखा और अपने जुगाड़ दिमाग से लकड़ी की एक लंबी गुलेल तैयार की। पेड़ के जैसे तैसे जामुन उसने तोड़े। फिर सभी कुछ लेकर वो अपने घर आ गई। कहाँ गई थी भाभी? पता है ना कि माँ को चोट लग गई है। घर में कितने काम हैं और आप होके घूमती फिर रही हो। सांची, मैं सब जानती हूँ और घर में दिक्कतें कितनी हैं उनकी वजह से ही बाहर थी मैं एक जिम्मेदार बहू हूँ और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानती भी हूँ और निभाती भी हूँ। मैं इस ससुराल की पहली बहू हूँ। मैं ये अच्छे से समझती हूँ, लेकिन तुम भी ये समझो कि इन सभी किरदारों को निभाने के लिए मुझे वक्त चाहिए। रश्मि ऐसे बोलकर सीधा चूल्हे पर खाना बनाने चली गई। लेकिन किस्मत ने उसके साथ खेल खेला हुआ था। चूल्हा जलाने को जैसे ही वो बैठी थी तो देखा कुछ पकाने को रसोई में मौजूद ही नहीं था। क्या मेरे साथ मजाक हो रहा है? अब मैं क्या पकाऊं? मुझे तो इस छत के बैराग में ये याद ही नहीं था कि घर में कोई सब्जी ही नहीं है। बेचारी रश्मि परेशान हो गई। वो अभी तो जंगल से आई ही थी, लेकिन घर में कोई सब्जी वगैरह न होने की वजह से उसे फिर से निकलना पड़ा। रश्मि सीधा सब्जी मंडी पहुंची, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। अब मुझे यहाँ भी जुगाड़ ही लगाना होगा। भाई साहब, कोई गली सड़ी सब्जी है क्या? हाँ बहन, थोड़ा पालक और टमाटर है, तुम्हें चाहिए क्या? उसके पूछने पर रश्मि ने गर्दन हिला दी और उसने वो सब्जियां उससे ले ली। ऐसे ही उसने कई दुकानों पर से गली हुई सब्जियां इकट्ठा की और घर जाकर उनमें से साफ सब्जी निकाल कर खाना बनाया। उसके बाद उसने उन पत्तों और लकड़ी से दिमाग लगाकर टूटी हुई छत को ढकने को छोटा सा छप्पर भी बनाया। बहू किस किस जुगाड़ में लग रही है, थोड़ा आराम कर ले। मेरे लिए तो माँ जी आराम हराम सा हो गया है। माँ जी, मेरी बात का बुरा मत मानना। कोई बात नहीं बहू, मैंने भी पहले ऐसे दिन देखे हैं, मैं समझ सकती हूँ। रश्मि बेचारी ससुराल की जिम्मेदारियां और घर के जुगाड़ करके अपने लोगों को मन मारती देख अब परेशान हो चुकी थी। उसने छप्पर बनाकर जैसे तैसे सीढ़ी के सहारे उस छप्पर को ढक ही दिया और तब जाकर शाम को उसके दोनों देवर ससुर और पति घर आए तो वो जुगाड़ देखकर खुश हो गए। अरे वाह, ये किसने किया? मैं तो सारे रास्ते टूटे छप्पर को सोच सोच कर परेशान हो रहा था, लेकिन यहाँ आते ही तो दिल खुश हो गया। ऋषि जी, ये मैंने किया। मुझे लगा ही था। भाई भाभी तो ऐसी ही है। ऐसे बोलकर ज्यादा खुश मत होइए। ऋषि जी, माना कि ये जुगाड़ कर लेती हूँ मैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं इस सब से खुश हूँ। मेरा पूरा दिमाग दबाव में आ जाता है। मैं इस तरह अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। आप भले ही मेरी शादी के गहने ले लीजिए और उससे जितने भी पैसे बन पड़े कोई अपना काम शुरू कीजिए। अब और ऐसे गाड़ी नहीं चल सकती है। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मैं भी ऐशो आराम देख कर आई हूँ। और कब तक जुगाड़ के सहारे जिंदगी जिएंगे? जुगाड़ इमरजेंसी में काम आने वाली चीज होती है, लेकिन इससे जिंदगी का हिस्सा तो मत बनाइए। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। मेरी भी सास ने ऐसे ही मुझे जुगाड़ लगाकर जिंदगी जीना सिखा दिया। मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि आखिर कब तक ये चीज झेली जाए। तुम चिंता मत करो रश्मि, मैंने तुम्हारे माँ बाप से वादा किया था कि मैं तुम्हें बेहतरीन जिंदगी दूंगा। आज से मैं और मेरा परिवार तुम्हें बेहतरीन जिंदगी देने की पूरी कोशिश करेगा और अब तुम्हें जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बहू, तू चिंता मत कर। आज से तुझे किसी भी दबाव में नहीं जीना पड़ेगा। फिर क्या था, घर के सभी लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपना अपना दिमाग लगाकर और एकजुट होकर एक नया कपड़े का काम शुरू किया, जिससे कि उनके घर के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे और अब रश्मि को भी किसी जुगाड़ का सहारा नहीं लेना पड़ता था। ललिता अपनी सास उमा और पति हेमंत के साथ रहती थी।
लतिका की नंद शिवांगी शादी के बाद पहली बार अपने मायके आती है। शिवांगी को देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उमा कहती है, शिवांगी तू आ गई। जब से तू गई थी तब से तो घर सूना ही हो गया था। मुझे तो तेरी इतनी याद आती है कि मैं क्या ही बताऊं। अब तुझे देख लिया तो ऐसा लग रहा है जान में जान आ गई है। माँ, मैंने भी आप सबको बहुत याद किया। भाभी, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सच में शिवांगी तुम थी ना जब यहाँ, तो ये घर घर लगता था। कोई बात नहीं भाभी, अब तो मैं दोबारा आ गई हूँ ना, अब मैं कुछ दिन यहीं पर रहूंगी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। वैसे शिवांगी तुम बुरा मत मानना, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीने का इतना मन कर रहा है कि मैं क्या बताऊं। तुम आज अपने हाथ की बढ़िया सी चाय बना दो सबके लिए। जी भाभी, बिल्कुल, मैं अभी बना देती हूँ। लतिका की नंद कुछ दिन के लिए अपने मायके आई है, लेकिन मायके आने के बाद वो अपने मायके की सारी जिम्मेदारी को अकेले ही संभाल लेती है और लतिका को बिल्कुल राहत मिल जाती है। उसे तो कुछ काम करना ही नहीं पड़ता। काफी दिन निकल जाते हैं और अब शिवांगी के जाने का समय होता है तो लतिका रोने लगती है। रोते हुए अपने नंद को गले लगाते हुए कहती है, नहीं शिवांगी, तुम मत जाओ ना। तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं लगता। हम सब कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। माँ जी बोलो ना ननन जी को कि कुछ दिन और रुक जाए यहाँ। अरे बहू, तू कैसी बातें कर रही है। भला इतने दिन रुकने के बाद भी वो कैसे रुक सकती है। यहाँ इसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। भाभी, आप रो मत। और मैं कहाँ ज्यादा दूर रहती हूँ। जब आपको मेरी याद आए तो आप मिलने आ जाइए ना मेरे ससुराल। मुझे तो अच्छा ही लगेगा जब आप मेरे ससुराल आएंगी। और वैसे भी मैं यहाँ से जा रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मैं तो आती जाती रहूंगी। और जब कभी आपको मेरी ज्यादा याद आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगी। तुम मानो कि नहीं शिवांगी, लेकिन मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें यहाँ से जाने दे रही हूँ। क्या बताऊं, मैं अपनी ननंद के बिना कैसे रहूंगी। शिवांगी तुम आती रहना यहाँ, मुझे अच्छा लगता है। शिवांगी वापस से अपने ससुराल चली जाती है। शिवांगी के ससुराल जाने के बाद लतिका को फिर से सारे काम करने पड़ते हैं जो कि लतिका पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे। एक रात लतिका बर्तन धोते हुए खुद से बात करती है, हाय मेरी किस्मत, सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो ननन जी आ जाए, कम से कम वो आती हैं तो मेरा बोझ तो हल्का होता है। वैसे काफी दिन हो गए ननन जी आई नहीं है। एक काम करती हूँ, उन्हें फोन करके बुला ही लेती हूँ। शिवांगी उसी रात अपनी नंद को फोन करती है और घर पर दोबारा बुला लेती है। शिवांगी अगली सुबह अपने मायके आ जाती है। शिवांगी को घर देखकर उमा कहती है, अरे शिवांगी, तू यहाँ, तूने बताया नहीं कि तू आने वाली है। माँ, कल रात भाभी ने मुझे फोन किया था और वो रो रही थी। उन्हें मेरी काफी ज्यादा याद आ रही थी। अब मुझे भी अच्छा नहीं लगा तो इसलिए मैंने सारा सामान बांधा और आज सुबह आ गई। भाभी, अब तो आप ठीक हो ना? देखो मैं आ गई, आपकी ननंद। अब आप रोना मत बिल्कुल भी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप रोती हो। हाँ, अब मेरी जान में जान है। बहुत अच्छा किया तुमने कि तुम आ गई। सच में तुम्हारी जैसी ननंद को भगवान हर किसी को दे। तुम हो ही इतनी प्यारी कि तुमसे दूर रहना तो मुश्किल है। वैसे आज मैं सबके लिए साग बना रही हूँ शिवांगी। तुम साग में कुछ अलग डालती थी ना जिससे स्वाद बढ़ जाता था, वो क्या था जरा बताओगी? भाभी, जब मैं सामने खड़ी हूँ तो आप मुझसे क्यों पूछ रही हो? अरे हटो, मैं बना देती हूँ सबके लिए साग। ठीक है, तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती हूँ। तुम ही बना लो साग। और एक काम करना कि तुम झाड़ू पोंछा भी कर लेना। वो क्या है ना, मेरी सहेली का फोन आया था, उसने किटी पार्टी रखी है तो मुझे वहां जाना है। मैं वहां पर चली जाती हूँ, तुम घर संभाल लेना तब तक। लतिका अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी नंद पर सौंप कर वहां से चली जाती है और अपनी सहेली के साथ अच्छे से पार्टी करती है। यहाँ बेचारी शिवांगी जो अपने मायके आने के बाद भी आराम नहीं बल्कि काम करती रह जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और दोबारा जब शिवांगी के जाने का समय होता है तो लतिका फूट फूट कर रोने लगती है। क्यों शिवांगी, तुम क्यों जा रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भले ही तुम मेरी ननंद हो, पर तुम मुझे अपने शरीर का ही हिस्सा लगती हो। जब तुम यहाँ से चली जाती हो ना तो मेरा किसी चीज में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अरे अपने ससुराल वालों को समझाओ ना, बोलो कि कुछ दिन और रहने दे मायके में, समझ जाएंगे वो। बहू तेरे, अगर ये खड़ियाली आंसू हो गए हो तो जाने दे अपनी ननंद को। अरे जब वो अपने मायके आई है तब तो तुझे अपनी सहेली के पास जाना होता है, सोना होता है अपने कमरे में, घूमना फिरना होता है। तब अपनी ननंद से 2 मिनट बैठकर बात तक नहीं करती है। जब उसके जाने का समय आता है तब तेरे ये मोटे मोटे आंसू निकल आते हैं। अरे उसकी शादी हो गई है, उसे भी तो अपने ससुराल को संभालना है ना, हर वक्त बुला लेती है। चल अब उसे जाने दे। उमा लतिका को ज्यादा कुछ बोलने ही नहीं देती। इसके बाद शिवांगी अपने मायके चली जाती है।
शिवांगी काफी ज्यादा भोली थी, इसीलिए वो अपनी भाभी को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती और लतिका इसी बात का फायदा उठाकर ऐसे ही कई बार अपनी नंद को मायके बुला लेती और जब वो मायके आती तो उससे सारा काम करवाती है और खुद आराम फरमाती है। सच में जिंदगी तो मेरे जैसी हो जिसे इतनी अच्छी प्यारी ननद मिली है। जब कभी मैं बोल दूं कि मुझे याद आ रही है तो वो मेरे बिना सोचे समझे ही मुझसे मिलने आ जाती है और यहाँ पर आने के बाद मैं कुछ दिन रोक लेती हूँ उसको, जिसके बाद तो वो सारा काम अकेले ही संभाल लेती है। लेकिन ये माँ जी भी ना जब देखो टोकने लग गई हैं। अरे कुछ दिन रुक जाएगी उनकी बेटी तो क्या बिगड़ जाएगा। लतिका फिर से अपनी नंद को फोन करती है। शिवांगी को काफी जुकाम और बुखार हो रहा था। लतिका अपनी नंद से कहती है, शिवांगी तुम यहाँ आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, काफी ज्यादा जुकाम बुखार हो रखा है। अरे फिर तो अभी ही यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारी अच्छे से ध्यान रखूंगी, देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। भाभी यहाँ मेरा सब लोग बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, मैं यहाँ भी ठीक हो जाऊंगी और अगर वहाँ आई तो क्या पता आने जाने में और तबीयत मेरी खराब ना हो जाए। मुझे नहीं पता था कि तुम हमें ऐसे पर आया कर दोगी। अरे यहाँ हमें तुम्हारी इतनी याद आ रही है, तुम्हारे बिना मेरे हलक से खाना नीचे नहीं उतरता है और तुम्हें बस अपनी ही पड़ी है। अगर मेरी कोई सगी बहन होती तो शायद वो मेरे साथ ऐसे कभी नहीं करती, मेरे एक बार बोलने से आ जाती। मैंने तो तुम्हें अपनी सगी बहन ही माना था, लेकिन शायद मैं ही तुम्हारे दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई हूँ। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारी ही खुशी चाहती हूँ। अरे नहीं भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मेरे लिए आप मेरी सगी बहन ही हो। मैं हमेशा आपको अपनी सगी बहन की तरह ही मानती हूँ। आपको मेरी वजह से दुख पहुंचा, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आप चिंता मत करो। आपको मेरी इतनी याद आ रही है तो ठीक है, मैं आज शाम तक आ जाऊंगी। शिवांगी इतना बोलकर फोन रख देती है, जिसके बाद लतिका की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब शाम को शिवांगी अपने मायके आ जाती है और आराम से सोफे पर बैठती है। आ गई तुम शिवांगी? अरे तुम्हारी तो सच में काफी ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है। कोई बात नहीं, तुम वो बढ़िया वाला काढ़ा बना दो, एक बारी में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। भाभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है रसोई में जाने की, आप बना दो ना। क्या शिवांगी तुम भी ना? अरे सर्दी जुकाम तो होता रहता है, तुम क्यों इतनी इन चीजों को लेकर बैठी रहती हो? अरे काम करोगी तो पता भी नहीं चलेगा। वैसे ही काम करो, आज का खाना भी तुम ही बना दो, साथ ही घर के काम भी कर लो। शरीर को एक्टिव रखना चाहिए। तबीयत वगैरह तो हमारे दिमाग का वहम है, जितना तुम सोचोगे उतना ही तुम्हें लगेगा भी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लतिका अपनी नंद की परेशानी न समझकर उस पर ही काम सौंप देती है और खुद आराम करती रहती है। रात के समय जब शिवांगी का बुखार और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो फिर भी काम कर रही होती है, तभी वहां शिवांगी का पति मयंक और सास सुरीली आ जाते हैं और ये सब देखकर शिवांगी की सास कहती है, ये सब क्या है बहन जी? आप अपनी बेटी को बार बार मायके बुला रही हो, ऊपर से जब उसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है तो भी उससे काम करवा रहे हो। अगर मायके में ही रखना था तो शादी ही क्यों करवाई? बहू इस बार भी तूने ही बुलाया है क्या? और तुझे पता था कि इसकी तबीयत भी खराब है, फिर भी तू काम करवा रही थी? वो माँ जी। लतिका तुम अब वो क्या कर रही हो? तुम हर रोज अपनी नंद को बुला रही थी और तभी तुमने अपनी नंद के बारे में नहीं सोचा, जब उसकी तबीयत खराब थी तो भी नहीं सोचा। बहू अब एक काम कर, तू अपने मायके ही जा, क्योंकि तुझे अपनी ननद की गृहस्थी की पड़ी ही नहीं है ना। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई है। मैं बस ननद को यहाँ काम करने के लिए ही बुलाती रही, कभी उसके बारे में नहीं सोचा। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। ननद जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। सबके बोलने के बाद लतिका को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो कभी भी अपनी नंद को जानबूझकर मायके नहीं बुलाती और मायके आने के बाद काम तो कभी भी नहीं करवाती है।